जय हिंद दोस्तों। भारत का इतिहास एक ऐसे साम्राज्य के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरा है जिसने इसे सोने की चिड़िया से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों की, जिन्होंने भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। तो चलिए आज उनके इस शानदार और उतार चढ़ाव भरे सफर को करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। आखिर ये मुगल हिंदुस्तान आए ही क्यों थे? क्या ये सिर्फ दौलत का लालच था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी? आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान का वंशज। सोचिए, सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उसे फरगाना में अपनी राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा। और निकाला किसने? उसी के अपने रिश्तेदारों ने। कई सालों तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद 1504 में बाबर ने जैसे तैसे काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसकी नजर उस देश पर थी जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, यानी हिंदुस्तान। अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उसे दौलत चाहिए थी, और उस समय भारत से ज्यादा अमीर कोई और देश था ही नहीं। और फिर साल आया 1526। बाबर अपनी सिर्फ 12,000 सैनिकों की छोटी सी फौज लेकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख की विशाल सेना के सामने आ खड़ा हुआ। अब आप ही सोचिए, कहाँ 12,000 और कहाँ 1 लाख। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हर कोई मानकर चल रहा था कि लोदी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जो लोदी के पास नहीं था। एक कमाल की रणनीति और बिल्कुल नई तकनीक। यहीं पर बाबर की मिलिट्री जीनियस काम आई। उसने अपनी सेना को बचाने के लिए एक गहरी खाई खुदवाई, बैलगाड़ियों को एक साथ बांधकर एक दीवार जैसी बना दी। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, तोपें। तोपों की उस भयानक गर्जना ने लोदी के हाथियों को ऐसा डराया कि वो पागल हो गए और अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। बस इसी एक शानदार रणनीति ने एक छोटी सी सेना को एक बहुत बड़ी सेना पर एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। पानीपत की इस जबरदस्त जीत के साथ ही दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव तो रख दी गई, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, इस नए साम्राज्य को बनाए रखने और उसे मजबूत करने की। बाबर के बाद इस साम्राज्य की बागडोर 5 और महान शासकों ने संभाली: हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आखिर में औरंगजेब। इन्हीं के शासनकाल में इस साम्राज्य ने बुलंदी भी देखी और अपना पतन भी देखा। बाबर के बेटे हुमायूं का शासनकाल कह सकते हैं कि बहुत उथल-पुथल भरा रहा। उसे शेर शाह सूरी से हारकर पूरे 15 सालों के लिए भारत छोड़कर भागना पड़ा। जब वो किसी तरह वापस लौटा और दिल्ली की गद्दी फिर से हासिल की, तो सिर्फ कुछ महीनों बाद ही एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही ये नया नवेला मुगल साम्राज्य एक बार फिर से खतरे में पड़ गया। और तब आया अकबर। सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने वाला अकबर ही मुगल साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उसने न सिर्फ चित्तौड़ जैसे मजबूत किले को जीतकर साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया, बल्कि हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को हटाकर लोगों का दिल भी जीत लिया। इस एक कदम ने साम्राज्य को वो स्थिरता दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? वो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसने कला और ज्ञान को खूब बढ़ावा दिया। अकबर के बाद जो दौर आया उसे मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस समय ये साम्राज्य धन दौलत, कला और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में अपने चरम पर पहुंच गया था। अकबर के बेटे जहांगीर के राज में कला, खासकर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा मिला। और हाँ, यही वो समय था जब अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की इजाज़त मांगने पहली बार मुगल दरबार में पहुंची थी। ये वो मुलाकात थी जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिसके दौर में मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से अपने शिखर पर था। आप अंदाजा लगाइए, उस समय पूरी दुनिया का 1/4 यानी 25% सामान अकेले भारत में बन रहा था। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के कपड़े, मसाले और दूसरी चीज़ों का बोलबाला था, और दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। शाहजहां को तो हम आज भी उसकी बनवाई शानदार इमारतों के लिए जानते हैं। दुनिया भर में मशहूर ताजमहल से लेकर दिल्ली का लाल किला और वो बेशकीमती हीरो से जड़ा मयूर सिंहासन, ये सब उसी के दौर की देन है। लेकिन हर कहानी की तरह
इस कहानी में भी एक नाटकीय और क्रूर मोड़ आया, जिसने इस चमकते हुए साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। ये मोड़ था औरंगजेब का सत्ता में आना। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने सगे भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और उसका कटा हुआ सिर अपने पिता शाहजहां के पास भिजवाया, जिसे उसने आगरा के किले में कैद करके रखा हुआ था। उसकी इसी क्रूरता ने मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने अकबर की बनाई हुई नीतियों को एक-एक करके पलटना शुरू कर दिया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया, कई मंदिर तोड़वा दिए और मराठों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसका कोई अंत ही नहीं था। इन सब नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया और हर तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। अब वो दौर शुरू हुआ जो कमजोरी, अस्थिरता और नई ताकतों के उदय का दौर था। औरंगजेब के बाद जो बादशाह गद्दी पर बैठे, उनमें वो पहले जैसी बात ही नहीं थी। बहादुर शाह प्रथम ने किसी तरह हालात को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन अब तक साम्राज्य की नींव बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद आया जहांदार शाह, जो सिर्फ 1 साल ही गद्दी पर टिक सका। अब दिल्ली का दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था और बादशाह बस नाम के एक कठपुतली बनकर रह गए थे। और फिर आया फर्रुख सियर। बादशाह इतनी तेजी से बदल रहे थे कि ये इस बात का साफ संकेत था कि साम्राज्य अब टूटकर बिखर रहा है। सत्ता अब दिल्ली से निकलकर छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं के हाथों में जा रही थी। तो संक्षेप में कहें तो एक के बाद एक कमजोर बादशाह, देश भर में लगातार हो रहे विद्रोह और दूसरी तरफ मजबूत होते अंग्रेजों ने मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। और इस लंबी कहानी का अंत होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ। वो सिर्फ नाम के बादशाह थे, जिनकी मौत 1862 में रंगून की एक जेल में बड़ी गुमनामी में हुई। लेकिन अगर सच पूछें तो मुगल साम्राज्य का असली अंत तो 1857 के गदर के साथ ही हो गया था, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। तो ये थी कहानी एक ऐसे राजवंश की जिसे एक मिलिट्री जीनियस ने शुरू किया, जो कला और वास्तुकला के शिखर पर पहुंचा और फिर अपनी ही गलतियों की वजह से बिखर गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस 300 साल के लंबे दौर की विरासत आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं।